हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 001 की क्लासेस चल रही हैं। इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है और आज ये जो वीडियो है वो 6th वीडियो है जिसमें हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे। ये सब तो आपने पढ़ लिए हैं, ये तो प्रीवियस वीडियोस में आप कवर कर चुके हैं, प्रीवियस 5 वीडियोस में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्रिएटिविटी के टॉपिक को और ना सिर्फ स्टार्ट करेंगे, कंप्लीट भी कर लेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 5 ही टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें कवर करना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक लैंग्वेज आ जाएगा, उसको जरूर हमें पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा, काफी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है। 5 टॉपिक्स हैं तो इन्हें आज के वीडियो में बिना किसी डिले के हम शुरू करते हैं। क्रिएटिविटी को शुरू भी करेंगे और आज सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। तो आ जाते हैं पेज नंबर 35 पर। यहाँ से हमारे आज की क्लास बिगिन होनी है। क्रिएटिविटी के बारे में पहले बात करते हैं और उसके बाद आगे चलेंगे, जैसे जैसे थ्योरी जो भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे। क्रिएटिविटी जो वर्ड है, आप अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिएटिविटी क्या होती है, तो क्रिएटिविटी यानी अगर हिंदी में बोले तो रचनात्मकता, यानी किसी भी काम में कितनी यूनिकनेस है, क्या कुछ हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या कुछ हम क्रिएट कर सकते हैं, वही क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी की हेल्प से, क्रिएटिविटी एक एस्पेक्ट है, हमारी पर्सनालिटी का एक ट्रेट भी है, और क्रिएटिविटी की हेल्प से हम किसी भी चीज को एनहांस भी कर सकते हैं। नॉर्मली क्रिएटिविटी में ऐसा कहा जाता है, बुकिश लैंग्वेज में आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्रिएटिविटी का मतलब है टू क्रिएट समथिंग, जो एग्जिस्ट नहीं करता वो क्रिएट करना। लेकिन क्रिएटिविटी को जब हम एज अ स्किल यूज करते हैं तो इसकी हेल्प से हम किसी पहले से एग्जिस्टिंग चीज को बेहतर भी बना सकते हैं। पर हाँ, वो जो डिफरेंस हम लाते हैं वो पहले एग्जिस्ट नहीं होता। तो इन अ वे बात वही निकल के आ जाती है कि क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है, टू क्रिएट समथिंग। क्रिएटिविटी इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू, ओरिजिनल एंड मीनिंगफुल आइडियाज। जब भी हम क्रिएटिविटी का यूज करते हैं तो कुछ नया क्रिएट करते हैं, कुछ मीनिंगफुल होता है और उससे हम नए नए आइडियाज जनरेट कर पाते हैं। इट गोज बियॉन्ड रूटीन थिंकिंग एंड अलाउज इंडिविजुअल टू एक्सप्लोर यूनिक सॉल्यूशंस। रूटीन थिंकिंग का मतलब हो गया जो हर पर्सन सोच सकता है, जो हर पर्सन कर सकता है। किसी काम को करने का एक जनरलाइज मेथड भी होता है, लेकिन जब हम उसमें कुछ यूनिकनेस ले आते हैं, कुछ अलग तरीके से उस काम को करने लगते हैं, बाकी लोगों से हटके करने लगते हैं, तो वही हमारी क्रिएटिविटी को दिखाता है। Express themselves in different ways and innovate across various areas of life. Creativity is not only seen in art and literature, but is equally important in science, education, technology and everyday decision making. जनरली जब हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं ना, अगर किसी नॉर्मल पर्सन से हम बात करें जो ज्यादा मतलब साइकोलॉजी का नहीं है, तो वो क्रिएटिविटी को आर्ट से जोड़ देगा कि आर्टिस्टिक नेचर होना ही क्रिएटिविटी है। ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है जो होती है, हमने देखने को मिलती है। लेकिन क्रिएटिविटी तो किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक से बंधी है ही नहीं। क्रिएटिविटी तो न केवल जिस तरह से यहाँ पे लिखा है ना कि साइंस, एजुकेशन, इसको भी छोड़ दीजिए। क्रिएटिविटी का तो मतलब ही ये हो गया कि जो कुछ भी क्रिएट होगा वो यूनिक होगा। अब क्रिएशन किसी भी फील्ड में हो सकता है, क्रिएशन किसी फील्ड से बंधा नहीं है कि बस इसी फील्ड में प्रोड्यूस हो सकता है, इस फील्ड में नहीं हो सकता। तो क्रिएटिविटी हर हर लेवल पर, हर एंगल पे हमें देखने को मिलती है। क्रिएटिव पर्सन की जो बात करें तो वो अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को कई बार कनेक्ट करने के केपेबल होता है, फ्लेक्सिबली सोच पाता है एंड अप्रोच प्रॉब्लम्स फ्रॉम फ्रेश पर्सपेक्टिव। देखिए, जब हमें किसी भी चीज में ना यूनिकनेस लानी है, कुछ अलग करना है, तो अलग करने के लिए अलग सोचना भी होगा। एक्शन से पहले थॉट्स आते हैं। तो जो पर्सन कुछ अलग सोच पाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी से सोच पाएगा, वही कुछ डिफरेंट कर पाएगा। इस तरीके की थिंकिंग से चेंज को अडेप्ट करने में हेल्प मिलती है एंड फाइंडिंग बेटर वेज टू हैंडल चैलेंजेस। एक पर्सन जो है वो किसी हॉस्टल में जाके रहने के लिए जा रहा है और वो हमेशा अपने घर में एक उसका पर्सनल रूम रहा है। जब वो हॉस्टल में पहुंचा तो उसको शेयरिंग में रूम में एडजस्ट करना पड़े। अब ऐसा पर्सन जो है, यहाँ पे कई तरीके के लोग हो सकते हैं, मैंने खुद भी देखा है कई लोगों को कि जब उन्हें हॉस्टल में एडजस्ट करना पड़ता है तो वो नहीं करना चाहते, शेयरिंग में रूम नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। वही दूसरा पर्सन इसको एक अलग नजर से देख सकता है कि शेयरिंग में एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, दोस्त बनेंगे, लोगों के साथ में रहना, किस तरह से रहा जाता है बाहर, या कैसे पार्टनर्स के साथ हम एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, ये सब सीखने को मिलेगा। तो जिस तरह से भी वो चीजों को देखेगा, वैसे ही उसके आगे का जो प्रॉब्लम है वो या तो सॉल्व हो जाएगी या फिर प्रॉब्लम और बड़ी बन जाएगी। क्रिएटिविटी के की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ओरिजिनल होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो भी हम डिफरेंस भी लाते हैं, अगर किसी चीज में बदलाव भी लाते हैं, तो वो जो डिफरेंस वैल्यू है वो ओरिजिनल होगी। उसमें आइडिया या सोल्यूशन जो है वो हमेशा नया ही अप्लाई होगा। जो कुछ भी आउटकम आएगा उसकी कोई वैल्यू होगी। क्रिएटिविटी की तारीफ होती है हमेशा, है ना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर रही होती है लाइफ में। फ्लुएंसी, मल्टीपल आइडियाज को एक साथ जनरेट कर पाना भी इसके अंदर आता है, तो वो फ्लुएंसी की भी बात करता है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये हो गया कि वेरियस डायरेक्शन में सोच पाना और अल्टरनेटिव भी निकाल पाना, ये भी क्रिएटिविटी का ही एक एस्पेक्ट है।
पर क्या क्रिएटिविटी की बस यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? नहीं। आपको लगता है कि कोई और फीचर जो मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ एग्जामिनेशन में, लिख के आइए, बिल्कुल बेफिक्र होके लिखिए। क्रिएटिविटी इज स्ट्रांगली लिंक्ड विद डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली, क्योंकि अभी हमारे सामने ये कई बार चीज आएगी, तब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो पहले आपसे ये पूछा जाए कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। मैंने एक्सप्लेन किया है पहले, तो मैं वही सवाल पूछना पसंद करती हूँ जो मैं बता चुकी होती हूँ। और मजे की बात यह कि आप तो आंसर देंगे नहीं, आपका आंसर भी मुझे ही देना है। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है डाइवर्स, मल्टीपल तरीके से सोच पाना, which involves generating many possible answers to a problem rather than just one correct solution। किसी भी चीज के मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, कई बार, हमेशा होंगे जरूरी नहीं है, मगर कई बार होते हैं। तो जो वो कई बार होते हैं, क्या हम वो मल्टीपल सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं? ये भी क्रिएटिविटी से कनेक्ट होता है और बहुत स्ट्रांगली कनेक्ट होता है। अच्छा, क्यों होता है? सवाल ये उठता है कि क्यों होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग से क्रिएटिविटी का कनेक्शन? क्योंकि अगर किसी भी प्रॉब्लम के बारे में हम एक ही सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं या उसमें पॉसिबल हो सकते हैं, मगर हम नहीं सोच रहे हैं, तो हम वही कर रहे हैं जो सारी भीड़ कर रही है। फिर हम अलग कैसे हुए? क्रिएटिविटी जब भी होगी हमें अलग दिखाएगी औरों से। तो वो अलग हमें दिखाएगी तो तभी जब हम कुछ अलग करेंगे। उसी से एसोसिएट करते हुए मैं यहाँ पे ये बात कह रही हूँ कि जब और भी पॉसिबल सोल्यूशंस हैं तो हम वो सोचें, और जब हम सोच पाएंगे तो वही डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, इसीलिए वो क्रिएटिविटी से कनेक्ट हो जाती है। While creativity can be an inborn talent, it is also a skill। अभी मैंने आपसे यहाँ पे बात कही भी थी, आपको ध्यान होगी कि क्रिएटिविटी क्या है। एक इनबॉर्न टैलेंट तो है हमारे अंदर, एक स्किल भी है। मतलब हम ओवर टाइम इसको सीख भी सकते हैं। कैसे? थ्रू प्रैक्टिस, क्यूरोसिटी एंड अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। क्रिएटिविटी आ जाती है जैसे किसी चीज को करने में हमारा बहुत इंटरेस्ट शुरू में नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे हम एप्टीट्यूड डेवलप करने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, तो क्रिएटिविटी आ जाएगी। और क्रिएटिविटी में एक बहुत बड़ी चीज अपना रोल प्ले करती है, वो है एनवायरनमेंट। क्यों करती है मैं आपको बताती हूँ। आपने शायद कभी ये महसूस, अगर किसी ने किया हो या नहीं किया हो मुझे पता नहीं फिलहाल, लेकिन मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि जिस एनवायरनमेंट में ना हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम जुड़े रहते हैं, उस एनवायरनमेंट का हम पे फर्क बहुत पड़ता है। आप अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, या सब्जेक्ट छोड़िए, टीचिंग एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, जब आप उसी काम में हर वक्त लगे रहेंगे, उसी काम को करते रहेंगे, तो आपका माइंड आपको मल्टीपल आइडियाज देने शुरू कर देगा, और वहां उस फील्ड में आपके अंदर क्रिएटिविटी आने लग जाएगी। तो ये भी होता है कि जिस चीज में आप होते हैं वो कोई भी काम हो सकता है। आप एक मैकेनिक को ही ले लीजिए, जो गाड़ियां ठीक करता है, जो ऑटोमोबाइल्स का जो भी वर्क होता है वो सब करता है। तो ऐसे में वो पर्सन उस चीजों को करता रहता है, तो वो यूनिक तरीके से चीजों को करना जानेगा, या कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी उसके अंदर उससे अपने काम से रिलेटेड होगी, पर तब जब वो उसमें ही इन्वॉल्व रहे। तो जिस चीज में हम रहते हैं, नहीं इसके एनवायरनमेंट में, मैं लिख नहीं पाई पूरा, स्क्रीन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो जिस एनवायरनमेंट में हम लगातार बने रहते हैं ना, उस एनवायरनमेंट का हम पर बहुत इम्पैक्ट आता है। अब ये तो बात हो गई यहाँ तक हमारी एनवायरनमेंट को लेके, कि हम बात कर रहे थे क्रिएटिविटी एनवायरनमेंट से कैसे एसोसिएट होती है। अब एक बात है कि क्रिएटिविटी को मेजर करना बहुत जरूरी है, और मेजरमेंट ऑफ क्रिएटिविटी से ही हमारा टॉपिक एक्चुअली बिगिन होता है। ये जो मैं अभी आपको बता रही थी, ये तो मैं जनरल बता रही थी, क्योंकि अगर आपसे क्रिएटिविटी के मेजरमेंट के बारे में पूछा जाए, या कोई थ्योरी पूछी जाए क्रिएटिविटी से रिलेटेड, या कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ इंट्रोडक्शन लिखना होगा। वो ही इंट्रोडक्शन था जो अभी तक आपने पढ़ा। तो आपने ऐसी कोई बड़ी बात अभी नहीं पढ़ी है, आपने तो जाना है कि क्रिएटिविटी होती क्या है। अब हम जानेंगे कि कैसे क्रिएटिविटी का मेजरमेंट किया जाए। तो कुछ कॉमन टूल है क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए, उनके नाम आपको पता होने बहुत जरूरी है। उसके अंदर तो आप छोटी मोटी बातें लिख देंगे, लेकिन उसके अंदर जो उसके नाम है ना, वो जानने बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी को मेजर करना बड़ा जरूरी है, लेकिन इसको मेजर करना इजी नहीं है। जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया आपको ये जानने के लिए कि आपकी इंग्लिश में कितनी अच्छी पकड़ है, तो आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए, वर्ड्स दे दिए, आपने उसके हिसाब से आंसर्स कर दिए। लेकिन क्रिएटिविटी में क्या है कि हम जिस चीज की क्रिएटिविटी से आपके बारे में जानना चाहते हैं, उसमें हमें डीपर में जाना पड़ेगा, सब्जेक्टिव एक्सप्लोरेशन हमें चाहिए होगा। तो इसीलिए इतना आसान होता नहीं है। Unlike intelligence, which can be tested with a standard IQ test, creativity involves imagination, originality and flexibility। तो जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कुछ स्पेशल टूल और टेक्निक्स यूज करते हैं इसको असेस करने के लिए, और वो टूल्स क्या हैं? वो टेस्ट कहलाते हैं, डिफरेंट टेस्ट। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट यूज होते हैं क्रिएटिविटी को मेजर करने के लिए, क्योंकि वो फोकस करते हैं कि कैसे कोई पर्सन वेरियस आइडियाज लेके आ सकता है। अभी बात हो ही गई है डाइवर्जेंट थिंकिंग की, मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो वो आप जान ही गए हैं। ठीक है, आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉमन टेस्ट टू मेजर क्रिएटिविटी, ये आता है क्वेश्चन, बहुत आता है एग्जामिनेशन में। क्रिएटिविटी को बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। एक क्वेश्चन ऐसा रखा होता है लॉन्ग में
10 मार्कर में क्वेश्चन आता है क्रिएटिविटी का, जबकि मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 5 टॉपिक्स ही दिखाए हैं और अभी तो पहला शुरू ही किया है हमने। तो इसके जो टेस्ट हैं उनके नाम जैसे मैंने आपको बोला आपको याद रखने जरूरी है। तो इसमें टीटीसीटी, ऐसे ही टीटीसीटी याद रखिएगा, बड़ा आसान है, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। ये जो टेस्ट है ये ई पॉल टॉरेंस ने डेवलप किया था। ये एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला टेस्ट है क्रिएटिविटी की फील्ड में। इसमें वर्बल और विजुअल टास्क होते हैं और मेजर क्या क्या करता है, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इलेबोरेशन। याद रखना पड़ेगा आपको कि इनकी हेल्प से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पर्सन है उसने कितने नंबर ऑफ आइडियाज, फ्लुएंसी का मतलब क्या होता है, कितने फ्रीक्वेंटली उसने आइडियाज जनरेट करे, वो आइडियाज कितने यूनिक थे, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी थी उनमें, कितनी वेराइटी के थे वो, और कितना अमाउंट ऑफ डिटेलिंग ऐड की गई थी। इसको हम टीटीसीटी की हेल्प से जानते हैं। फिर 3 और टेस्ट हैं, इनके भी नाम याद रखने हैं आपको। पहला है गिलफर्ड्स डाइवर्जेंट थिंकिंग टास्क। These tasks ask participant to list different uses for common objects or to generate words with specific rule। मतलब कुछ रूल्स बना के, रेगुलेशंस बना के पार्टिसिपेंट्स को डिफरेंट यूजेस बताने होते हैं किसी भी कॉमन ऑब्जेक्ट के। ये काम लगता आसान है लेकिन हो नहीं पाता। जब हम किसी को टास्क की तरह से देते हैं, एक्टिविटी की तरह से देते हैं, कराते हैं, तो उसे प्रॉब्लम आती है करने में। वैसे इस तरह के जो गेम है ये आरजे वगैरह काफी खेलते हैं, उसमें जो फोन कॉल्स वगैरह उनके गेम्स वाले होते हैं ना, उसमें मैंने देखा है, ऐसा इसलिए आपको बता रही हूँ। देन कम्स रिमोट एसोसिएट्स टेस्ट, आरएटी। ये एक उस टाइप का टेस्ट है जिसमें हम किसी एक वर्ड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं मल्टीपल वर्ड से एसोसिएट करके। जैसे अगर हमसे एग्जाम्पल में पूछा गया है कि व्हाट लिंक्स द वर्ड केक, स्विस एंड कॉटेज, तो इसका आंसर चीज होगा, लेकिन चीज कैसे होगा ये तो एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, क्योंकि चीज केक होता है, चीज केक आपने सुना ही होगा। स्विस चीज एक होती है जो अमेरिका में कहीं मिलती है, और कॉटेज चीज भी होती है। तो अब ये जिसे पता होगा, ये तो थोड़ा नॉलेज बेस्ड भी हो गया एक्चुअली, पर रिमोट एसोसिएट टेस्ट में यही होता है कि कोई भी अनरिलेटेड आइडियाज में से उनको कनेक्ट करने की बात करी जाती है। इस तरीके से ये टेस्ट हो जाता है। ये 2 नाम और आपको याद रखने हैं, ठीक है। फिर आता है क्रिएटिव प्रोडक्ट इवेल्युएशन। यहाँ पे स्टोरीज, आर्ट वर्क, इनको इवेल्युएट किया जाता है कि उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उस प्रोडक्ट के पीछे की ओरिजिनलिटी क्या है, थॉट्स क्या हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के। तो वो क्रिएटिव प्रोडक्ट, मतलब आपने जो प्रोडक्ट बनाया है, जो भी चीज बनाई है, वो पिक्चर है, कोई सिंबल है, जो भी है, उसमें क्या थॉट डाल के आपने क्रिएटिविटी लेकर आ पाए हैं, वो जानने की कोशिश की जाती है। तो ये एक यहाँ पे पॉइंट खत्म हो जाता है। अब इसके बाद एक आता है कि स्टेजेस इन्वॉल्व इन क्रिएटिव डिस्कवरीज। 10 मार्कर में सीधे सीधे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो प्रिपेयर्ड रहिए। अगर आ जाता है, और बहुत आसान है, इसमें हम स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी भी के फॉर्म में भी ये पूछा गया है, ऐसे ज्यादा पूछा गया है, मतलब लगभग लगभग बराबर ही कह सकते हैं, फिलहाल पूछा गया है एक टॉपिक बहुत ज्यादा। ये जिसकी 4 स्टेजेस है, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। इन पहले तो इन 4 वर्ड्स को याद कर लीजिए। अभी मेरे साथ साथ समझते समझते याद करिएगा, मैं कोशिश करूंगी इनमें से कुछ ऐसा समझा सकूं जो आपको माइंड में फिक्स हो जाए। जैसे पहले समझते हैं बात क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। क्रिएटिव डिस्कवरीज ऑफ्टन अनफोल्ड इन अ सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। जैसे कि ये जो मॉडल है वॉलिस का 4 स्टेज मॉडल भी है, ये इसकी जो 4 टर्म्स है वो वॉलिस के 4 स्टेज मॉडल से ली गई हैं। वो ये कहते हैं कि जब कोई क्रिएटिव डिस्कवरी हो रही है, मतलब क्रिएटिविटी की जो स्टेजेस हैं वो स्टेप में चलती हैं, और वो 4 स्टेप पे चलती हैं। पहली स्टेप है प्रिपरेशन, फिर इंक्यूबेशन, फिर इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। मतलब क्रिएटिविटी भी एक प्रोसेस है, और एक वेल डिफाइंड प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से वहां थॉट में जंप कर गए, वहां से वहां जंप कर गए तो आपने कुछ ओरिजिनल कर दिया। जो हमें नजर आता है, जो हमें दिखता है बड़ा ही यूनिक लग रहा है, उसके पीछे भी स्टेप बाय स्टेप मेहनत होती है, जिसको इन्होंने 4 स्टेप का नाम दिया। पहली स्टेज है प्रिपरेशन स्टेज। अब कोई भी पर्सन जो आपको कुछ अनोखा काम करके दिखाता है, उसने अपने माइंड को कुछ देर के लिए तो प्रिपेयर किया होगा, तो वो ही इसकी प्रिपरेशन स्टेज हो गई। पहली स्टेज तो ऐसे भी याद हो जाएगी आपको, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कि शुरुआत प्रिपरेशन से होती है, किसी भी चीज की तैयारी हम पहले करते हैं। तो क्रिएटिविटी में भी पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ तो अपने माइंड को ट्रेन करेगा, या थॉट प्रोसेसिंग करेगा, डिगिंग करेगा, सोचेगा, डेटा कलेक्ट करेगा, जो भी करेगा, दैट इज द प्रिपरेशन पार्ट। जिस एग्जाम्पल में लिखा है कि अ साइंस स्टूडेंट ट्राइंग टू इन्वेंट अ वाटर सेविंग डिवाइस रीड्स आर्टिकल, स्टडीज एग्जिस्टिंग मॉडल्स एंड इंटरव्यूज यूजर्स टू अंडरस्टैंड करंट चैलेंजेस। प्रोजेक्ट भी इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं।
डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, आप अगर किसी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, कुछ भी प्रोजेक्ट हो, चाहे रिसर्च का प्रोजेक्ट हो, चाहे नॉर्मल लाइफ में किसी भी काम पे प्रोजेक्ट पे आप वर्क कर रहे हैं, जब आपको कुछ लीड बनाया जाता है, आपसे कहा जाता है आपको उसको काम को करना है, तो आप क्या करते हैं, पहले पूरी हिस्ट्री जानते हैं उसकी, तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो ये प्रिपरेशन स्टेज हो जाती है। अब आता है इंक्यूबेशन स्टेज। अब क्या करता है यहाँ पे पर्सन, वो प्रॉब्लम को साइड में रख देता है, प्रॉब्लम वो समझ चुका, प्रिपरेशन स्टेज में वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुका जिस पर उसको वर्क करना है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं उसके जो बैकग्राउंड में आइडियाज थे उनको प्रोसेस करना स्टार्ट करता है और लिंक करता है। लिंकिंग कैसे होती है कि जो उसके माइंड में मल्टीपल आइडियाज आ रहे हैं वो ये सोचेगा बेस्ट कौन सा हो सकता है। इंक्यूबेशन, इंक्यूबेशन में प्रोसेस चल रहा है। पर्सन आफ्टर इंटेंस स्टडी द स्टूडेंट गोज फॉर अ वॉक और लिसन टू म्यूजिक। ड्यूरिंग दिस ब्रेक द ब्रेन कंटिन्यूज टू वर्क साइलेंटली ऑन द प्रॉब्लम विदाउट एफर्ट। यहाँ पे इंक्यूबेशन की स्टेज में जो पर्सन है वो अपने थॉट्स को चलता रहने देगा। वो थॉट्स को ना तो फोर्सफुली रोकेगा और ना ही फोर्सफुली एक्टिवेट करेगा, बल्कि वो इस समय ऐसी स्टेज में है जहां पे उसका माइंड कॉन्टिन्यूसली वर्क कर रहा है। इल्यूमिनेशन स्टेज, इल्यूमिनेशन का मतलब होता है इल्यूमिनेट करना, कुछ भी जगमगा देना। अब जगमगाएगा कैसे, जब हम वैसे भी जब आप देखते होंगे कि जब आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, लगातार थक जाते हैं, तो आपको आपका माइंड रेस्ट मांगता है। उसी तरीके से इंक्यूबेशन स्टेज में हमारा माइंड ऑटोमेटिक जाता है, प्रॉब्लम साइड में हो जाती है, हमें पता है कि प्रोसेसिंग क्या है, वो चलने लगती है और हम कॉन्शियसली एफर्ट्स नहीं लगाते। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी इसमें इंक्यूबेशन में जो मैंने मिस की। और इसके बाद अब क्या होगा, जब हम कॉन्शियसली एफर्ट नहीं लगाएंगे तो मतलब हमने रिलैक्स छोड़ दिया माइंड को। जब हमारा माइंड रिलैक्स होगा ना तो वो बाउंस बैक करेगा डबल एनर्जी के साथ में और हो जाएगा इल्यूमिनेशन, और तभी बनेगी इल्यूमिनेशन स्टेज। यहाँ पे लिखा है ना कि ये आहा मोमेंट है व्हेन अ न्यू आइडिया और सोल्यूशन फ्लैशेस इनटू द माइंड। आप जब पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद आप क्या करते हैं, अब माइंड वापस से आपका बाउंस बैक करता है कि हाँ अब और अच्छे से पढ़ेंगे, अब पॉइंटर्स बना के पढ़ेंगे या आप टॉपिक्स को रिवाइज करके पढ़ेंगे। तो जो भी है इल्यूमिनेशन स्टेज में आता है। व्हाइल कुकिंग डिनर द स्टूडेंट सडनली विजुअलाइजेज अ सिंपलर डिजाइन फॉर द वाटर सेविंग डिवाइस। अब ये तो एग्जाम्पल में हो गया कि उस एक ऐसा मोमेंट आया जब उसके माइंड में कुछ, कहते हैं ना ऐसे आइडिया आना, मूवीज में दिखाते हैं ना बच्चे छोटे करते हैं, यस आइडिया आ गया, तो वैसे ही होता है यहाँ पे भी, वो इल्यूमिनेशन की स्टेज होती है। देन कम्स वेरिफिकेशन स्टेज। अब जो आइडिया आया है क्या वो आइडिया एक्चुअल में वर्क करेगा, ये बात हमारा माइंड वेरीफाई करता है। इट मे इन्वॉल्व अप्लाइंग लॉजिक, मेकिंग प्रोटोटाइप्स और सीकिंग फीडबैक। यानी अब जो आइडिया है वो ऐसा नहीं कि कुछ भी आया कुछ भी अप्लाई कर दिया सब कुछ क्रिएटिविटी हो जाएगी, नहीं, यहाँ पे उसका वेरिफिकेशन होगा। हमारा माइंड इस चीज को कॉन्शियसली वर्क करके देखेगा कि जो भी ये काम हुआ है क्या ये काम होना है, क्या इसका प्रोडक्ट निकलेगा। और वेरिफिकेशन के बाद में यहाँ पे फोर्थ स्टेज कंप्लीट हो जाती है। एंड सिंपल, बहुत आसान था ये कि यहाँ पे 4 स्टेजेस में क्रिएटिविटी वर्क करती है, क्रिएटिविटी का प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब आती है हमारी नेक्स्ट थ्योरी। यहाँ पे एक थ्योरी है इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी। कई बार 6 मार्कर में पूछी गई है और 10 में भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने आपसे ये कहा कि क्रिएटिविटी का एक टॉपिक कंफर्म है 100%, चाहे वो 10 मार्कर में आए चाहे 6 में आए, दोनों में से एक जगह तो जरूर मिलेगा। 10 में तो मैक्सिमम होता ही है। आप कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाइएगा, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग रहता है फिक्स फिक्स एकदम 100%, एक इंटेलिजेंस की थ्योरी फिक्स रहती है, एक क्रिएटिविटी का क्वेश्चन फिक्स रहता है और चौथा क्या रहता है, अभी ध्यान नहीं आ रहा, मेमोरी से रिलेटेड हो सकता है। तो ये सब रहता है। तो क्रिएटिविटी डज नॉट कम फ्रॉम जस्ट वन टैलेंट और एबिलिटी, इट इज रिजल्ट ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग फैक्टर्स। आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी क्योंकि मैं एक लंबे टाइम के बाद वीडियोस बना रही हूँ, जब मेरा थ्रोट एक लंबे इन्फेक्शन के बाद वापस आया है, तो मुझे ख्याल से मुझे उसको 2 मिनट का ब्रेक देना चाहिए, क्योंकि अगर मैं कंटिन्यूस बोलूंगी तो अगर दोबारा मेरा गला बैठ गया तो वीडियोस रुक जाएंगे और आपका काम रुक जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। मैं बहुत क्विक सा ब्रेक लेके वापस लौटती हूँ, आप लोग बने रहिएगा। तो मेरा ब्रेक खत्म हो गया है और मैं अब वापस आ जाती हूँ क्लास में आप लोगों के साथ। कहाँ थे हम, इन्वेस्टमेंट एंड कॉन्फ्लुएंस थ्योरीज ऑफ क्रिएटिविटी से मुझे स्टार्ट करना है। क्रिएटिविटी डज नॉट कम फ्रॉम जस्ट वन टैलेंट और एबिलिटी, इट इज अ रिजल्ट ऑफ सेवरल इंटरैक्टिंग फैक्टर्स। अगर हम कहें कि क्रिएटिविटी कोई एक चीज है, डिसीजन मेकिंग एक चीज है, तो हम ये नहीं कह सकते कि डिसीजन मेकिंग एक के अंदर कोई एक कंपोनेंट है वो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी हमारे डिफरेंट स्किल्स का कॉम्बिनेशन हो सकती है, मल्टीपल स्किल्स का यूसेज हो सकती है, क्रिएटिविटी इस तरह से नजर आती है।
Two major theories that explain this are the investment theory of creativity and the confluence approach. तो इन दोनों को हम समझेंगे अलग अलग कि इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी क्या कहती है। ठीक है, इसको जरा शुरुआत करते हैं यहाँ से। इन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी developed by Robert Sternberg and Todd Lubert. The investment theory compares creativity to investment decisions. Just like smart investors buy stocks when their value is low and sell when the value rises, creative people come up with unusual or unpopular ideas, buy low, and continue to support them until society accepts and value them sell high. हमारे पास ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स हैं, मैं कई बार वीडियोस में देखती हूँ या फिर लोग बताते हैं अपने एक्सपीरियंसेस, तब भी पता चलता है कि कभी उन्होंने किसी काम को किया और उस टाइम पर उसको उतना अप्रिसिएशन मिला नहीं, लेकिन वो दूर की सोच रहे थे और दूर की सोचने की वजह से जब लॉन्ग रन में उन्होंने आगे देखा तो उनके वैल्यूज को बहुत ज़्यादा, आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यूज मिली। तो यही होता है कि इसी तरीके से होता है कि जो क्रिएटिविटी है वो एक इन्वेस्टमेंट भी है, इन्वेस्टमेंट थ्योरी से कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्रिएटिविटी डिपेंड्स ऑन 6 इंटरैक्टिंग रिसोर्सेज। इन 6 फैक्टर को आप सीक्वेंस तो बदल सकते हैं पर इनके नाम नहीं बदल सकते, कुछ और नहीं लिख के आ सकते। थोड़ा आज याद करने वाली चीजें मैं आपको दे रही हूँ, जैसे इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, नॉलेज, थिंकिंग स्टाइल, पर्सनैलिटी, मोटिवेशन एंड एनवायरनमेंट। इनको आपको लर्न करना है 6 फैक्टर्स को। ये 6 इंटरैक्टिंग रिसोर्सेज हैं जिस पर क्रिएटिविटी डिपेंड करती है। अब इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज क्या होती हैं आपको पता है? अलग तरीके से सोच पाना, प्रॉब्लम्स को रिडिफाइन कर पाना, नए आइडियाज जनरेट कर पाना। नॉलेज का मतलब है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप उस काम को अच्छा कर पाएंगे। ये तो हमेशा से ही होता है, जिस चीज़ की आपको नॉलेज कम होगी आप उस पर बोल तक नहीं पाएंगे, ज़्यादा करना तो बहुत बात की बात है। तो नॉलेज एक इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है। थिंकिंग स्टाइल, सोचने के भी तरीके होते हैं। सोच तो सब लेते हैं, सोच तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन सोचने के तरीके होते हैं। आप कितना इंडिपेंडेंटली सोच पाते हैं, आपकी जो सोच है वो कितना डीपर गहराई तक जाती है किसी चीज़ की, उतला उतला तो नहीं सोच रहे हैं आप ऊपरी तौर पर, कितना शैलो आप सोच पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। पर्सनैलिटी में भी होता है कि आप कितने रिस्क टेकिंग आपका बिहेवियर है, परसिस्टेंस कितना है। कुछ लोग किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, थॉट प्रोसेसिंग करते हैं, क्रिएटिविटी पे वर्क करते हैं, फिर ठहर जाते हैं, बोर हो जाते हैं, नहीं मन करता आगे करने का। तो कितना आपके अंदर जो है उसको करने की विलिंगनेस है, कितने मोटिवेटेड है आप, इंटरनल है एक्सटर्नल है। मैं हमेशा कहती हूँ कि इंटरनल मोटिवेशन जो होता है, जिसको इंट्रिंसिक भी कहते हैं, वो ही सबसे अच्छा मोटिवेशन माना जाता है। क्योंकि जिस काम को आपको खुद से करने का मन करेगा ना, उसको तो आप कर लेंगे, लेकिन अगर कोई काम आपको जबरदस्ती कन्विंस करेगा तो उस कन्विंस करने वाले को हमेशा ही आपके आसपास होना बड़ा जरूरी हो जाएगा। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो बहुत जरूरी होता है। एनवायरमेंट, अ सपोर्टिव सेटिंग लाइक अ स्कूल, वर्क प्लेस, फैमिली। मैंने अभी बताया था कि एनवायरमेंट का तो बहुत बड़ा रोल होता है क्रिएटिविटी में। आप जिस एनवायरमेंट में लगातार रहेंगे वो एनवायरमेंट ही आपको क्रिएटिव बना देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ओवर टाइम प्रैक्टिस की हेल्प से। तो ये जो 6 रिसोर्सेज हैं, जब ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो पर्सन क्रिएटिव होता है। इतना ही कहा गया इस थ्योरी में, कोई और इतनी बड़ी बात है नहीं। तो आपको इस थ्योरी में क्या याद रखना है, पहले ये समझिए। जो इन्वेस्टमेंट थ्योरी है वो ये कहती है कि जो क्रिएटिविटी है वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है। यानी कि जब कोई, जिस तरह से स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं वो जिसको हम बोलते हैं बाय लो एंड सेल हाई वाले प्रोसेस पे चलते हैं, उसी तरीके से जो क्रिएटिविटी वाली चीज है वो तब निकल कर आती है जब आप उसमें कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। वो इन्वेस्टमेंट थिंकिंग की फॉर्म में हो सकता है। आप अगर रूटीन से हटके कुछ भी अलग कर रहे हैं तो आप अपना टाइम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं और आप अपने लॉजिक लगा रहे हैं। ये जो भी आप कर रहे हैं वो एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है, ऐसा इन्वेस्टमेंट थ्योरी कहती है। और वो ये भी कहती है कि जो हम क्रिएटिविटी देखते हैं वो किसी 6 चीजों का प्रोडक्ट होती है। 6 चीजों का जरूरी नहीं कि 6 के 6 आपस में इंटरेक्ट करें, मगर उनका आपस में कॉम्बिनेशन बन के ही क्रिएटिविटी निकल कर आती है। वो 6 इंटरेक्टिंग सोर्सेज से, रिसोर्सेज से मिलकर बनती है और उनके ही नेम आपको याद रखने हैं। तो सिंपल थी जो थ्योरी थी, ये आप ध्यान रख पाएंगे। अब कॉन्फ्लुएंस अप्रोच क्या कहती है क्रिएटिविटी की? कॉन्फ्लुएंस थ्योरी ऑल्सो सीज क्रिएटिविटी एज द रिजल्ट ऑफ मेनी कंबाइंड फैक्टर्स. It emphasizes that no single factor is enough. Instead, creativity happens when various cognitive, emotional, motivational and social conditions meet. कॉन्फ्लुएंस थ्योरी का ये कहना है कि क्रिएटिविटी तब होती है जब ये सब चीजें आपस में, वेरियस कंडीशंस जो होती हैं वो आपस में मिलती हैं।
तो हम ये कहें कि जो कॉन्फ्रेंस थ्योरी है वो ये कहती है कि कई सारे कंबाइंड फैक्टर का रिजल्ट होता है क्रिएटिविटी। और इसमें हम बात करें अगर, तो ये किन की क्या एलिमेंट्स को लेके चलती है, कॉग्निटिव फैक्टर्स में क्या चीजें आएंगी, पर्सनालिटी ट्रेट्स में क्या आएंगे, तो आप खुद लिख लेंगे, इसमें तो आपको कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। देखिए एनवायरनमेंट यहाँ भी देखने को मिल रहा है। कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या क्या होंगे, जो भी एक्टिविटीज हम अपने दिमाग से कर सकेंगे, जैसे कि ओरिजिनलिटी रखना, फ्लेक्सिबिलिटी, डाइवर्जेंट थिंकिंग का होना। पर्सनालिटी ट्रेट्स में जो पर्सन नए एक्सपीरियंसेस को के लिए ओपन होगा, रिस्क लेना चाहेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें होगा, वो भी एलिमेंट हो जाएगा कॉन्फ्लुएंस का। मोटिवेशनल फैक्टर भी होंगे, अगेन इंट्रिंसिक मोटिवेशन का होना जरूरी है, जो कि पर्सन के अंदर एक हाई प्रोबेबिलिटी क्रिएट करेगा किसी भी काम को करने की। एनवायरनमेंट तो है ही, और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में भी चीजें होती हैं, यानी क्रिएटिविटी हमारे वैल्यूज और किसी भी जिस कल्चर से हम सराउंडेड हैं उसमें क्या नीड्स हैं उस पर भी डिपेंड करती है। कई चीजें ऐसी इन्वेंट हुई हैं क्रिएटिव, जो हमारे समाज की या रिक्वायरमेंट थी कह सकते हैं, तो उस तरह से भी चीजें क्रिएट हुई हैं। लास्ट टॉपिक है हमारे आज की क्लास का कि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये भी कई बार पूछा गया है, 6 मार्कर में ही वाला है ये टॉपिक, ये 10 मार्कर वाला नहीं है। तो पहले दोनों को हम समझ लेते हैं कि क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों ही साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस से बड़े क्लोजली लिंक हैं। दोनों ही जो है वो हमें ये बताते हैं कि हम नए आइडियाज जनरेट करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी तो हम यही करते हैं, हालांकि अभी प्रॉब्लम सॉल्विंग तक हम पहुंचे नहीं है, नेक्स्ट ब्लॉक है वो हमारा, उसमें हम पढ़ेंगे चीजों को, मगर फिर भी एक ओवरव्यू मैं आपको दे देती हूँ। Creativity is the ability to produce something original and useful. It includes thinking in novel ways, seeing patterns other may miss, and making unusual connections between ideas. इसमें इमेजिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब चीजें होती हैं। क्रिएटिविटी तो आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं, मतलब पिछले मेरे ख्याल से 25 मिनट का वीडियो हो गया है, तो उतनी देर से तो आप ये पढ़ ही रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, एक गोल डायरेक्टेड प्रोसेस होता है जहाँ पे पर्सन किसी भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे वो फोकस्ड है कि उसको सोल्यूशन निकालना है, मगर क्रिएटिविटी में उसे कुछ नया और अलग करना है। सोल्यूशन तो वहां भी निकालना है, मगर कुछ नया और अलग करना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, पॉसिबल सोल्यूशन जनरेट करना और बेस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना, ये सब जरूरी होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब हम बात करते हैं तो वो डिफरेंट टाइप की हो सकती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग बेस्ड हो सकती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग बेस्ड हो सकती है, यानी एक ही सिंगल करेक्ट आंसर पे हम पहुंचे तो वो कन्वर्जेंट हो गई, मल्टीपल आइडियाज जनरेट कर पाए तो वो डाइवर्जेंट हो गई। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग रिलाइज हेविली ऑन डाइवर्जेंट थिंकिंग, क्योंकि हमने अभी बात करी है, कई काफी देर से बात करें कि क्रिएटिव प्रॉब्लम में जो क्रिएटिव प्रॉब्लम्स होती हैं वो डाइवर्जेंट थिंकिंग पर बेस्ड होती हैं, जो कि क्रिएटिविटी का कोर एलिमेंट होता है। तो ये किस तरह से रिलेटेड है, क्रिएटिविटी एनहांसेस प्रॉब्लम सॉल्विंग इन द फॉलोइंग वेज। आइडिया को जनरेट करने में जो क्रिएटिव इंडिविजुअल्स होंगे वो ज्यादा प्रॉब्लम सोल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन क्रिएट कर पाएंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग को बेटर बना पाएंगे। तो क्रिएटिविटी अपना रोल कैसे प्ले करेगी, आइडिया जनरेट करके, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रोसेस को ये स्मूथ कर देगी। इन डिजाइनिंग अ न्यू प्रोडक्ट, अ क्रिएटिव पर्सन माइट सजेस्ट अनएक्सपेक्टेड यूजेस और शेप्स अदर वुड नॉट कंसीडर। मेंटल ब्लॉक्स को ओवरकम करने में क्रिएटिविटी हेल्प करती है कि जो फिक्स पैटर्न का थिंकिंग है उसको ब्रेक करती है, कुछ नया सोचने के लिए हमें मजबूर करती है भी कह सकते हैं, ये भी बात सही रहेगी। इंसाइट एंड इनोवेशन देती है, जब आहा मोमेंट्स आते हैं तो हमारी प्रॉब्लम एक यूनिक वे में सॉल्व होने की तरफ पहुंच जाती है, तो इंसाइट मिलती है, इसकी वजह से इनोवेशन हो पाता है। टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी, क्रिएटिव इंडिविजुअल्स आर मोर कंफर्टेबल विद अनसर्टेनिटी। अगर किसी पर्सन को प्रॉब्लम सॉल्विंग दी है, नॉर्मल पर्सन जो बहुत ज्यादा क्रिएटिव नहीं है, तो वो एक रूटीन पैटर्न पे चलना चाहेगा, लेकिन अगर उस प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हुई तो वो उसके लिए एक और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। वहीं पर एक क्रिएटिव पर्सन उस चीज को एक चैलेंज की तरह लेगा, और वो क्रिएटिव होगा तो क्रिएटिव तरीके से सोचेगा। स्टेजेस की बात करें तो ये 4 जो स्टेजेस हैं वो इसमें इंक्लूडेड होती हैं। प्रिपरेशन स्टेजेस, इंक्यूबेशन, है ना, ये आपने चारों अभी पढ़ी थी, इल्यूमिनेशन, वेरिफिकेशन, ये स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग डीपली कनेक्टेड है। क्रिएटिविटी किसी भी इंडिविजुअल को अलाउ करती है कि वो डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से सोच सके, तो दोनों का रिलेशनशिप है आपस में। प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर क्रिएटिविटी आ जाए तो बेहतर हो जाती है। एक्चुअली आज के वीडियो में 4 नहीं 5 टॉपिक है, मैं भूल गई थी, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान ही नहीं रहा, तो मैंने बोल दिया था कि वो लास्ट टॉपिक है। लास्ट नहीं है, अभी मैं देख लूँ ये भी लास्ट है कि नहीं, वैसे मेरे ख्याल से ये लास्ट ही होना चाहिए। चलिए जो भी है, जितना भी है, कवर तो हमें सारा करना है आज के वीडियो में। हम क्रिएटिविटी को यहाँ से खत्म करके ही जाएंगे। सिंगल सिस्टम वर्सेस डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस हमें ये बताती है कि जो भी हमारे सोचने के तरीके होते हैं वो 2 तरीके से हो सकते हैं। कॉग्निटिव जो ऑपरेशंस होते हैं हमारे, वो 2 तरीके से चल सकते हैं। 2 थ्योरेटिकल मेथड्स हैं ये, जो ये हमें बताते हैं कि ह्यूमन कैसे सोचते हैं, रीजनिंग करते हैं, डिसीजंस कैसे बनाते हैं।
ये जो मॉडल है वो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं, और बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, न्यूरोसाइंस वगैरह काफ़ी सारी जो हमारी ब्रांचेस है वहाँ हम इसे कवर करते हैं। सिंगल सिस्टम हाइपोथेसिस जो है वो एक नाम है इसका, सिंगल सिस्टम। तो ये बड़ी सिंपल सी हाइपोथेसिस लेके चलता है कि ह्यूमन थिंकिंग एंड रीजनिंग आर गाइडेड बाय वन यूनिफाइड कॉग्निटिव सिस्टम, यानी कि जो हमें एक हमारे ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं उसी तरीके से हम चीज़ों को करते जाते हैं। दिस सिस्टम प्रोसेसेस ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, लॉजिकल, इमोशनल, इंट्यूटिव, यूजिंग द सेम अंडरलाइंग मैकेनिज्म, यानी एक ही तरीके से चलना और उसी के हिसाब से सारे मेथड्स को फॉलो करना, ये आता है सिंगल सिस्टम में। इसके जो की फीचर्स हैं, यहाँ पे क्या माना जाता है, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग आर सीन एज कॉन्टिन्यूस एंड इंटीग्रेटेड, ऑल जजमेंट रिजल्ट फ्रॉम द सेम जनरल कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी जो हमारी जनरल एबिलिटीज होती हैं उन्हीं की हेल्प से मेमोरी, अटेंशन, लर्निंग, सब चीजें वो एक ही पेस पे चलती हैं। कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टिव, नॉट स्प्लिट इनटू डिफरेंट मॉडल, यानी जो भी कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं वो फ्लेक्सिबल भी हैं, अडेप्टिव भी हैं, लेकिन वो स्प्लिट नहीं होते हैं डिफरेंट मॉडल्स में, वो एक ही तरीके से चलते हैं। इसमें इसका क्रिटिसिज्म सबसे बड़ा है, और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इसलिए भी है क्योंकि ये चीज़ एक बहुत लॉजिकल देखने को मिलती है कि नहीं बताता व्हाई पीपल समटाइम मेक वेरी क्विक इंट्यूटिव डिसीजन एंड अदर टाइम्स यूज स्लो लॉजिकल रीजनिंग। कोई भी इंसान हमेशा एक ही पेस पर नहीं होता है, कभी वो डिसीजंस लेने में बहुत क्विक होता है, कभी वो बहुत स्लो होता है, कभी वो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है, और कभी वो पहुंच ही नहीं पाता। तो ये ऐसा क्यों होता है, इस चीज़ को ये नहीं बताता। इनके हिसाब से तो वो हमेशा सोल्यूशन बताता है प्रॉब्लम का, और हमेशा ही उसको कर सकता है, यानी उसकी एक कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है जो हमेशा एक जैसी चलती है। तो ये बात सुनने में थोड़ी सी अटपटी सी लग रही है, अजीब सी लग रही है, और इसी की वजह से डुअल सिस्टम हाइपोथेसिस दी गई। ये हाइपोथेसिस ये कहती है कि ह्यूमन का जो कॉग्निशन है वो दो सिस्टम पे ऑपरेट करता है, सिस्टम 1, सिस्टम 2, दो टाइप के इन्होंने बताए हैं। पहला जो है सिस्टम 1, वो है फास्ट, इंट्यूटिव, ऑटोमेटिक। ये क्विकली ऑपरेट होता है, ऑटोमेटिकली वर्क करता है, इसमें कॉन्शियस एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, बहुत जल्दी से डिसीजन आते हैं। यहाँ पे इंस्टिंक्ट पर डिसीजन हो सकते हैं, इमोशन बेस्ड हो सकते हैं, लर्निंग की वजह से हो सकते हैं, मतलब पहले कोई वैसा एक्सपीरियंस रहा है जिसकी वजह से वो बता पाता है कोई भी पर्सन। यूज्ड इन एवरीडे क्विक डिसीजंस, रिकॉग्नाइजिंग अ फेमिलियर फेस और रिएक्टिंग इंस्टिंक्टिवली टू डेंजर। और सिस्टम 2 के अंदर कैसे तरीके के आते हैं निकल के, स्लो, डेलिबरेट और एनालिटिकल, जहां हम टाइम ज्यादा लेते हैं, सोचते ज्यादा हैं, समझते ज्यादा हैं, प्रोसेसिंग डीपर लेवल पर होती है, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इट इन्वॉल्व्स कॉन्शियस थॉट, लॉजिक एंड एफर्ट्स यूज्ड इन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कैलकुलेशन एंड रीजनिंग टास्क। जैसे कि अगर मैथ की प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें तो वो ज्यादा टाइम लेती ही लेती है, तो वो हमारी एक डेलिबरेट, इंटेंशनल जो होती है वो हो जाती है, तो सिस्टम 2 में आती है। इसमें के की पॉइंट्स ये हैं कि ये बताता है कि कोई भी पर्सन इम्पल्सिवली क्यों बिहेव करता है या रैशनली क्यों करता है, सोच समझ के डिसीजन लेने वाले और तुरंत रिएक्शन करने वाले वो लोग डिफरेंट क्यों होते हैं। वाइडली एक्सेप्टेड इन मॉडर्न साइकोलॉजी, और ये जो है इसके कंपैरिजन टेबल भी है, आप देख सकते हैं क्विकली, वही बातें हैं जो भी हमने करी हैं, और टेबल की फॉर्म में भी अगर आप आंसर को लिख कर आते हैं तो थोड़ा इंप्रेसिव हो जाता है आपका आंसर। तो इस तरीके से समराइज कर देंगे, सिंगल सिस्टम हाइपोथेसिस जो है वो कॉग्निशन को एक अडेप्टेबल सिस्टम देखती है, जबकि ड्यूअल सिस्टम हाइपोथेसिस है वो इसको फास्ट वर्सेस स्लो में ब्रेक कर देती है। और डुअल सिस्टम को ज़्यादा बेहतर माना जाता है क्योंकि ये इंट्यूशन और लॉजिक के बीच में डिफ्रेंशिएट करती है। तो यहाँ पर तो आके 100% हमारा जो आज का क्रिएटिविटी वाला पार्ट था कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लैंग्वेज की बात, ये चलेगा थोड़ा लंबा। लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट हैं, आपके पेपर मैक्सिमम इसमें से आते हैं, लैंग्वेज में से और प्रॉब्लम सॉल्विंग में से। तो शुरुआत होगी नेक्स्ट वीडियो में इस सभी टॉपिक्स के साथ में। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।